हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हमने स्टडी किया था वो अपना टॉपिक था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि टेम्परेचर का किसी भी रिएक्शन की स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इस चीज़ के बारे में स्टडी किया था। और लास्ट में हमने एक रिलेशन के बारे में स्टडी किया था जिसको हम क्या बोलते हैं, अरेनियस इक्वेशन, जो कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन को शो करता है। क्लियर है? उसी को हम क्या बोलते हैं, अरेनियस इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टडी कर चुके हैं। क्लियर? अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अपने पास एक कैटालिस्ट होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। अब इस कैटालिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इस चीज के बारे में स्टडी करना है। क्लियर है? तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें कैटालिस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कैटालिस्ट क्या होता है। क्लियर है? तो पहले कैटालिस्ट के बारे में स्टडी करते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, पहले आप इसको समझो। जनरली अपने पास दो टाइप के कैटालिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट और नेगेटिव कैटालिस्ट। क्लियर है? पॉजिटिव कैटालिस्ट वो कैटालिस्ट होता है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, यानी कि रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इस टाइप के कैटालिस्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट बोलते हैं। और दूसरा कैटालिस्ट, जो कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करेगा या रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो कैटालिस्ट अपने पास दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव वो जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, नेगेटिव रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करता है। अब ध्यान देना, जो हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जिस कैटालिस्ट को कंसीडर करेंगे वो कौन सा कैटालिस्ट होगा, अपने पास पॉजिटिव कैटालिस्ट। कौन सा कैटालिस्ट होगा, पॉजिटिव कैटालिस्ट। यानी कि हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कोई कहीं भी अगर कैटालिस्ट वर्ड यूज करेंगे तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि हम यहाँ पर किस कैटालिस्ट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पर हम कौन से कैटालिस्ट को कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट को कंसीडर करेंगे। अभी जो हम टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे वहां पर जहां भी कैटालिस्ट यूज होगा वर्ड, इसका मतलब कौन सा कैटालिस्ट है, पॉजिटिव कैटालिस्ट। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर हो गई। कैटालिस्ट कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। क्लियर है? अब बात आती है कि कैटालिस्ट का मीनिंग क्या है, हम किस सब्सटेंस को कैटालिस्ट बोलेंगे रिएक्शन के अंदर। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होता है रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज तो करता है, बट वहां पर उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होता। क्लियर है? यानी कि वहां पर जस्ट उस सब्सटेंस का क्या काम है, उस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना, और उसके स्ट्रक्चर, उसके फॉर्मूले के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी, कैटालिस्ट भी प्रोडक्ट के साथ, जैसा हमने रिएक्टेंट के साथ ऐड किया था, एज इट इज बाहर हो जाएगा। क्लियर है? इसको समझना एक बार। मान लें मेरे पास कोई रिएक्शन है, ये रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने इस रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट ऐड नहीं किया। क्लियर है? सेकंड टाइम सेम रिएक्शन है, मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रहा हूं, कैटालिस्ट ऐड कर रहा हूं। क्लियर है? यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब देखना यहां पर, ये जो रिएक्शन थी हमने क्या देखा, ये क्या थी, स्लो, और ये क्या थी, फास्ट। क्लियर है? अब यहां पर जैसे ही मैंने कैटालिस्ट ऐड किया, इस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यहां पर जो ये कैटालिस्ट है, ये क्या है मेरे पास, कैटालिस्ट। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी, कैटालिस्ट भी एज इट इज बाहर हो जाएगा। यानी कि जहां यहां पर जो रिएक्टेंट साइड जो कैटालिस्ट का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला था, वही स्ट्रक्चर और फॉर्मूला प्रोडक्ट साइड मिलेगा। क्लियर? जस्ट ये रिएक्शन को क्या करता है, कंप्लीट करता है। यानी कि इसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होता, कैटालिस्ट के अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होता। जैसा आपने यहां पर ऐड किया था, एज इट इज, जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी बाहर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। तो ये चीज क्लियर होगी, कैटालिस्ट क्या होता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं आपको। दो सब्सटेंस which increase the rate of reaction without undergoing any chemical change in itself,
दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड कैटलिस्ट। क्लियर? यानी कि वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन इटसेल्फ, यानी कि उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होता। जितना हमने ऐड किया था, जैसा हमने ऐड किया था एज इट इज, जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी बाहर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। तो कैटलिस्ट क्या होता है, ये चीज क्लियर हो गई। कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं, ये चीज क्लियर हो गई। अब बात आती है कि कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के अंदर काम कैसे करता है, यानी कैसे कंबाइन होता है और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहां पर एक थ्योरी है जनरली अपने पास कि कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन के अंदर काम करता है, जिसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो यहां पर इसको समझना, कैटलिस्ट वर्क इन ए रिएक्शन generally according to the intermediate complex theory। intermediate complex theory। अब ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या होती है, इसको समझना। इंटरमीडिएट के बारे में मैं आपको बता चुका, जब हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में स्टडी किया था तो वहां पर आया था इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो वहां पर मैंने इसके बारे में बताया था आपको। अब दोबारा से देखना कि यहाँ पर ये टॉपिक क्या है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर कैसे काम करता है, यानी कि वहां पर कैटलिस्ट की क्या थ्योरी होती है काम करने की, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या कहती है कि अपने पास मान लिया कोई रिएक्शन है जिसके अंदर ए और बी क्या है, रिएक्टेंट। क्या है, रिएक्टेंट। हमने इसके अंदर क्या ऐड किया है, एक कैटलिस्ट सी। तो यहां पर क्या होता है, ए और बी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर। मान लिया क्या हो गया, प्रोडक्ट क्या बन गया अपना, ए बी। ये क्या है, ए अलग रिएक्टेंट है, बी अलग रिएक्टेंट है। यहां पर ए बी क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है? और कैटलिस्ट क्या हो गया, बाहर हो गया एज इट इज। अब इस कैटलिस्ट ने यहां पर काम कैसे किया उसको देखते हैं। तो यहां पर ये थोड़ी क्या कहती है कि ए प्लस बी के साथ जब सी कैटलिस्ट ऐड करते हैं हम, तो यहां पर सबसे पहले वो एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है। यानी कि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा और ये दोनों सी के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, सी के साथ बॉन्ड बनाएंगे। इस स्टेट को बोलते हैं हम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, सॉरी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। और फिर ये फाइनली ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये ए और सी और बी और सी के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी कि सी क्या हो जाएगा, बाहर। क्लियर है? ऐसे कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के अंदर काम करता है। इसी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अब बात आती है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स क्या होता है। क्लियर है? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स वो स्टेट होती है जो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है, बट जितना टाइम वो एग्जिस्ट करेगी वहां पर वो इतना टाइम होता है हम उसके अंदर उस स्टेट को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, फंक्शन करता है। अब बात आती है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कैसे करता है। अब देखना, मान लिया मेरे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। एक बार मैंने इस रिएक्शन को विदाउट कैटलिस्ट कंप्लीट करवाया, फिर सेम रिएक्शन के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या हो गया, बाहर। यानी कि मैंने दो रिएक्शन, मेरे पास दो रिएक्शन है बट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो सेम है। एक बार मैंने सेम रिएक्शन को विदाउट कैटलिस्ट करवाया, फिर उसी रिएक्शन को मैंने कैटलिस्ट के साथ करवाया। तो इसको मैं फर्स्ट रिएक्शन दे देता हूं नाम, इसको सेकंड। अब इन दोनों रिएक्शन के अंदर, दोनों रिएक्शन के लिए हम एनर्जी प्रोफाइल को, रिएक्शन प्रोफाइल को स्टडी करते हैं। वाई एक्सिस के लोग क्या लेते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। एक्स एक्सिस के लोग क्या लेते हैं हम, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है? और वाई एक्सिस के लोग पोटेंशियल एनर्जी।
तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए जब मैंने रिएक्शन प्रोफाइल को स्टडी किया तो हमारे पास कैसा ग्राफ आया, यहां पर मान लिया किसकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की, और ये रिएक्टेंट ये रिएक्शन इस एनर्जी पाथ को फॉलो कर रही है। ये क्या मेरे पास मान लिया ये किसका लेवल है, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट अपने पास ये रिएक्टेंट है, यानी कि ये जो लेवल है ये किसका है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है, ये ग्राफ किसके लिए, फर्स्ट रिएक्शन के लिए। क्लियर है, तो यहां पर ये जो एनर्जी लेवल होगा ये क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, बता चुका मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। अब ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है किसके लिए, मान लिया फर्स्ट रिएक्शन के लिए, तो मैंने इसको डिनोट कर दिया ET1, थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर फर्स्ट रिएक्शन। क्लियर है, फिर मैंने सेकंड रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल को स्टडी किया, रिएक्शन प्रोफाइल को स्टडी किया, तो कुछ ऐसा ग्राफ आया। ये सब एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना, यानी कि जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ क्या एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। क्लियर है, तो यहां पर हमने क्या देखा, अब ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, सेकंड रिएक्शन के लिए, यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर हमने कैटालिस्ट का यूज किया है। तो अब यहां पर क्या डिफरेंस है ये देखना, अब यहां पर जो ये लेवल है ये किसका लेवल है, ये किसका लेवल है, थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर सेकंड रिएक्शन। क्लियर है, यानी कि सेकंड रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर, अब बात आती है एक्टिवेशन एनर्जी की। जो फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये एनर्जी है, सभी को पता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। क्लियर है, और जो सेकंड रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये वाली एनर्जी, इसको मैं डिनोट कर देता हूं EA1 से, और इसको डिनोट कर देता हूं EA2 से। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सेकंड रिएक्शन। तो आप यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो जब हमने सेम रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट ऐड किया तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि जब मैंने इस रिएक्शन को विदाउट कैटालिस्ट करवाया था तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, ये वाली। जैसे ही मैंने इस रिएक्शन के अंदर क्या ऐड किया, कैटालिस्ट, इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, इतनी, यानी कम हो गई, यानी कि एनर्जी बैरियर क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि अब इजिली रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, जब हमने सेम रिएक्शन को विदाउट कैटालिस्ट करवाया था। क्लियर है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, इस एनर्जी ने, सॉरी इस रिएक्शन ने जैसे कैटालिस्ट ऐड किया एक अलग से पाथ हो गया, चूज किया। क्लियर, बट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, सेम, जस्ट क्या चेंज हुआ है, पाथ चेंज हुआ है, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई है, कम हुई, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर, हमें पता है अगर किसी रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि जैसे हम कैटालिस्ट ऐड करते हैं तो कैटालिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, यानी कि एनर्जी बैरियर को क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर एनर्जी बैरियर कम हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, तो ये चीज क्लियर होगी, कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट कैसे वर्क करता है किसी रिएक्शन के अंदर, और कैटालिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ये तीन चीज क्लियर हो गई। क्लियर है, तो ये चीज माइंड में होनी चाहिए कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा था हमने रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, वहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा था वो क्यों हो रहा था, इंक्रीज ड्यू टू इफेक्टिव कोलिजन, यानी कि वहां पर इफेक्टिव कोलिजन क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं हो रही थी, टेम्परेचर के साथ एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होती, जस्ट क्या इंक्रीज होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन अगर इंक्रीज होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर, बट जब हम कैटालिस्ट ऐड करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है तो वहां पर वो किस वजह से इंक्रीज होता है, क्योंकि कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्लियर है, तो ये चीज क्लियर हो गई, ये तीन चीजें क्लियर हो गई है। अब बात आती है यहाँ पर कि कैटालिस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसको स्टडी करते हैं। क्लियर है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं उन सभी को नोट करवा दूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट। तो एक बार समझ लो यहाँ पर ब्रीफली, फिर मैं उसको आपको नोट करवा दूंगा। अब देखना है यहाँ पर ये जो एनर्जी गैप है ये क्या कहलाता है, चेंज इन एंथैल्पी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल एच से। क्लियर है, ये मैं आपको बता चुका। ये क्या है, चेंज इन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल एच से, यानी कि एंथैल्पी चेंज। ये किसके बराबर होता है, डेल एच किसके बराबर होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट की एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, तो यहाँ पर कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, जो भी होगी। इससे क्या प्रूव होता है कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, यानी कि यहाँ से हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। क्लियर है, तो ये चीज क्लियर होगी। अब यहां पर क्या रिएक्टेंट, क्या कैटालिस्ट ने इस रिएक्शन की एंथैल्पी को चेंज किया है, नहीं, यानी कि जो कैटालिस्ट होता है
वो एंथैल्पी को चेंज नहीं करता, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी के ऊपर कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। कैसे? जब मैंने रिएक्टेंट इसी रिएक्शन को विदाउट कैटालिस्ट करवाया था तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ये थी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये थी। जैसे मैंने इसके अंदर कैटालिस्ट ऐड किया तब भी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सेम है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट भी क्या है, सेम है। यानी कि ये वाली जो एनर्जी गैप है वो क्या है, सेम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, चेंज इन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। क्लियर? यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हम कैटालिस्ट ऐड कर रहे हैं तो उसकी एंथैल्पी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये चीज क्लियर होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैटालिस्ट होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी को भी चेंज नहीं करता। यानी किसी भी रिएक्शन की एक अपनी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है आप स्टडी कर चुके 11th के अंदर थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर के अंदर। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, जनरली वो एनर्जी जो किसी भी यानी टोटल वर्क के अंदर जो यूजफुल वर्क को शो करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। यानी कि हम टोटल वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर हमने कितना यूजफुल वर्क किया, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर कितना इस रिएक्शन ने यूजफुल वर्क किया, कितनी इसकी यूजफुल एनर्जी, उसी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। अब बात आती है जो अपना मेन इसके अंदर जो टॉपिक है कि जो कैटालिस्ट होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज नहीं करता। यानी कि जो गिब्स फ्री एनर्जी इस रिएक्शन के लिए होगी वही गिब्स फ्री एनर्जी इसके लिए होगी, जैसे हमने कैटालिस्ट ऐड किया। यानी कि ये कैटालिस्ट इसकी गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज नहीं करता। क्लियर है? तो ये दो मेन पॉइंट थे, ये चीज क्लियर होगी। क्लियर है? दूसरा, ये सभी को पता है कि जो कैटालिस्ट होता है उसकी जो अमाउंट हम ऐड करते हैं वो रिएक्टेंट के कंपेरिजन में बहुत कम अमाउंट होती है, यानी कि बहुत स्मॉल अमाउंट ही सफिशिएंट होती है किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा, जो कैटालिस्ट होता है वो किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है। क्लियर है? यानी कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस नहीं बना सकता। इसको भी अच्छे से समझना, इस पॉइंट को भी। क्या मतलब है मेरा कि अपने पास कोई रिएक्शन है जिसके अंदर आर रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? अब अगर अपने पास कोई ऐसी रिएक्शन है कि मान लिया यहां पर रिएक्टेंट ए प्लस बी है और प्रोडक्ट बन रहा है ए बी। अगर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि ए और बी के बीच में अगर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, अगर हम इसके अंदर कैटालिस्ट ऐड करेंगे तब भी ये रिएक्शन क्या रहेगी, पॉसिबल नहीं होगी, इम्पॉसिबल ही रहेगी। यानी कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं बनेगी। यानी कि जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्लियर है? अगर हम इसके अंदर कैटालिस्ट ऐड करेंगे तब भी ये नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगी। यानी कि कैटालिस्ट इस रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, यानी कि जो अपने आप नहीं हो सकती, उसको कैटालिस्ट इनिशिएट नहीं करता। जस्ट कैटालिस्ट क्या करता है, इसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर हो गई। और एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है कैटालिस्ट का कि कैटालिस्ट कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता, यानी कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू को चेंज नहीं करता। इसको और समझना। मान लिया मेरे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है और यहां पर बन रहा है ए। अब ये रिएक्शन है मेरे पास, यानी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है। क्लियर? यहां पर इसका जो इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जिस स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन को इंक्रीज करेगा उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि जैसे आपका यहां पर भी सेम स्पीड से ये रिएक्शन इंक्रीज होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन वाली भी रिएक्शन सेम स्पीड से इंक्रीज होगी। इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और ना ही इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी कैटालिस्ट की। तो मैं इसको नोट करवा देता हूं, उसको नोट कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट। फर्स्ट है catalyst does not initiate a reaction, यानी कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस नहीं बना सकता है। सेकंड, कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन by decreasing the activation energy of a reaction। यानी कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कैसे करता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। थर्ड पॉइंट,
कैटालिस्ट डज नॉट चेंज द एंथैल्पी ऑफ ए यानी डेल एच ऑफ ए रिएक्शन, यानी कि एनर्जी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, यानी कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन के एंथैल्पी को चेंज नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैटालिस्ट डज नॉट चेंज द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, यानी डेल जी वैल्यू को भी चेंज नहीं करता है किसी भी रिएक्शन में। क्लियर। और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कैटालिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम वैल्यू या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर है, यानी कैटालिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को कैटालिस्ट चेंज नहीं करता है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता है। क्लियर है, तो ये कैटालिस्ट की अपने पास प्रॉपर्टी है। क्लियर है, तो इस टॉपिक के अंदर ये सब चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। क्या क्या स्टडी किया एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं मैं। कैटालिस्ट कितने टाइप के होते हैं, कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट कैसे रिएक्शन के अंदर काम करता है, कैटालिस्ट कैसे रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है। क्लियर है, और जो लास्ट में हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट, यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कैटालिस्ट की। क्लियर है, तो इन चीजों के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। क्लियर है, तो इस टॉपिक के अंदर इतना ही है। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अपना लास्ट टॉपिक होगा वो कोलिजन थ्योरी ऑफ ए रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन की कोलिजन थ्योरी क्या होती है। क्लियर है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है, वो अपना लास्ट टॉपिक है। उस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद हम एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी उन सभी को सोल्व करेंगे।